कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार करते हैं, लेकिन पीएम मोदी ने जो किया है उसे देख राहुल गांधी के लिए कुछ भी बोलना मुश्किल हो गया है। दोस्तों, जो लोग ये पूछते हैं कि आखिर पीएम मोदी ने किया ही क्या है, आखिर पीएम मोदी का रिपोर्ट कार्ड क्या है, 10 सालों का आखिर पीएम मोदी ने भारत के विकास के लिए क्या ही किया है। दर्शकों, जब पीएम मोदी सत्ता में आए थे तो विकास से ज्यादा भ्रष्टाचार का बोलबाला था। तो पीएम मोदी ने सबसे पहले भारत के भीतर सरकारी योजनाओं से मिलने वाले लाभ, जो भ्रष्टाचार होता है, उसे रोकने का काम किया था। पीएम मोदी जानते थे कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या ही भ्रष्टाचार है, तो पीएम मोदी ने भारत के लोगों को नए और आत्मनिर्भर भारत का विजन दिया। पीएम मोदी ने एक ऐसे भारत का विजन दिया जो नया भी होगा और खुद के दम पर विकास भी करेगा और विकसित भी बनेगा। आज हम आपको पीएम मोदी के उन योजनाओं के बारे में बताने वाले हैं जिसने आम नागरिकों के जीवन को बदल कर रख दिया। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मोदी जब पहली बार देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले जिस योजना को हरी झंडी दिखाई थी उनमें से एक प्रधानमंत्री जन धन खाता स्कीम थी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि पहले आम नागरिक को सरकार की तरफ से मिलने वाली सुविधाओं और पैसों का लाभ सीधे तौर पर नहीं मिल पाता था। मोदी सरकार इस समस्या को खत्म करने के लिए 2014 में डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर स्कीम लेकर आई, जिसके तहत सरकार की तरफ से दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ आम जनता को मिलना संभव हो सका। अब सरकार आम जनता को कोई भी सहायता राशि या कोई पैसा देना चाहती है तो सीधा अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। पहले बिचौलियों के चलते पूरा पैसा नहीं मिल पाता था। पीएम मोदी के विजन के चलते 2015 में मुद्रा लोन की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य आसान लोन मुहैया कराना था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अभी तक 46 करोड़ से अधिक लोन दिए जा चुके हैं। ये स्कीम देश को आत्मनिर्भर बनने के सफर में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और पेंशन योजनाएं भी सरकार की तरफ से दी जानी शुरू की गई। मोदी सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन को एक नई दिशा देने में यूपीआई ने बड़ी भूमिका निभाई है। आज के समय में दुनिया में होने वाले ऑनलाइन पेमेंट का 40% हिस्सा अकेले भारत में होता है। चाय की दुकान से लेकर सोने की शॉप तक हर जगह यूपीआई से पेमेंट हो रहा है। इतना ही नहीं, देश की जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार 2018 में आयुष्मान भारत स्कीम लेकर आई, जिसने देश के 50 करोड़ से अधिक नागरिकों को हेल्थ सुविधा देने का काम किया। दर्शकों, समझने की जरूरत है कि एक समय था जब लोग अपने आप को कमजोर मानते थे, लेकिन आज पीएम मोदी ने उन्हें संबल बनाया है। दर्शकों, पीएम मोदी ने एक चीज बड़े अच्छे से समझा दी है कि अगर देश में राजनीति करनी है तो तुष्टीकरण की नहीं बल्कि सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र को पहले नंबर पर रखना होगा। लेकिन पहले कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति को हवा दे रही थी, लेकिन मोदी सरकार का एक ही मंत्र है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। लेकिन कांग्रेस के नेता हिंदुत्व को लेकर समय समय पर सवाल उठाते रहे हैं। राहुल गांधी कई बार हिंदुत्व को लेकर बीजेपी पर निशाना साध चुके हैं, लेकिन राहुल गांधी इस बात को अच्छे से जानते हैं कि अब देश की राजनीति में प्रासंगिक बने रहना है तो हिंदू हितों का ख्याल पहले रखना होगा। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता हिंदू त्योहारों पर रेड लिस्ट जारी करके ये समझाने की कोशिश की है कि हिंदू त्योहार कम से कम मनाएं, क्योंकि पीएम मोदी की सरकार में सब चीजें महंगी हो गई हैं जो त्योहार मनाने में लगती है। लेकिन अब बीजेपी का आरोप है कि राहुल गांधी और कांग्रेस मजबूरी में लोगों को हिंदू त्योहारों की मुबारकबाद तो दे रहे हैं, लेकिन उनके मन में तृष्णा का भाव लगातार बना हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है, जिसे कांग्रेस तिलमिलाई है। दरअसल पूरे देश में जन्माष्टमी सोमवार को मनाई गई थी। इस दौरान कांग्रेस नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी ने जन्माष्टमी की लोगों को शुभकामनाएं दी। हालांकि बीजेपी ने उनके शुभकामना देने के तरीके पर सवाल उठा दिया है। बीजेपी राहुल गांधी के इस पोस्ट को लेकर सवाल उठा रही है। बीजेपी ने कहा है कि राहुल गांधी हिंदू देवी देवताओं की फोटो से इतनी नफरत क्यों करते हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है। इस फोटो में राहुल गांधी की सोशल मीडिया पोस्ट है, जिसमें वो पिछले 5 त्योहारों में लोगों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनकी किसी भी पोस्ट में किसी भगवान की तस्वीर नहीं है, जिस पर गिरिराज सिंह ने सवाल उठाते हुए कहा कि हर हिंदू त्योहार में भगवान की तस्वीर गायब है। जन्माष्टमी की शुभकामनाएं देते हुए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा था, सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई।
आशा करता हूं कि हर्ष और उल्लास का ये पर्व आप सभी के जीवन को नई उमंग एवं उत्साह से भर दे। इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने एक बांसुरी और मोर पंख की एक फोटो को शेयर किया है। उनके इस पोस्ट के बाद से ही बीजेपी राहुल गांधी पर हमलावर है। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी देवी देवताओं की फोटो लगाकर क्यों शुभकामनाएं नहीं देते हैं। वहीं बीजेपी के प्रहार से तिलमिलाए कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है कि गोबर भक्तों, बार बार तुम लोगों का झूठ पकड़ लिया जाता है, काहे बार बार फजीयत कराते हो। राहुल गांधी देवी देवताओं की फोटो नहीं लगाते तो ये क्या है। वैसे तुम लोगों के लकड़बग्घे कृष्ण की बांसुरी, महादेव के त्रिशूल, श्री राम के धनुष को दंड को भी नहीं समझते। वहीं सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें जवाब दिया है। सुप्रिया को जवाब देते हुए एक यूजर ने लिखा कि वाह, कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर कैसी भाषा, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, किसने चलाई है ये झूठ की दुकान। वहीं उदय यादव नाम के एक यूजर ने लिखा है कि सब के सब एडिटेड लग रहा है, आज तक जाने तो कभी नहीं देखी, नैना तरस गए थे, कोई इन धूर्त लोगों की टाइमलाइन चेक करो भाई। दरअसल बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के ट्वीट का जवाब देते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने राहुल गांधी के पुराने ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। सुप्रिया ने ये बताने की कोशिश की थी कि राहुल भी हिंदू देवी देवताओं की तस्वीर वाले पोस्ट करते हैं। यकीनन अब यूजर उस पर सवाल उठा रहे हैं कि कहीं ये स्क्रीनशॉट एडिटेड तो नहीं है। दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी के नेता पहले से ही भ्रष्टाचार के मामले में फंसे हुए थे और अब आम आदमी पार्टी के नेता ही केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खोल रहे हैं। पार्टी के मुखिया केजरीवाल के जेल में रहने की वजह से आप बैकफुट पर है और अब पार्टी में भगदड़ मच गई है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेता तिलमिलाए हुए हैं और पार्टी को टूटने से बचाने के लिए आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह जो कर रहे हैं उससे जानकर आप चौंक जाएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता पार्टी से इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। ऐसे में पार्टी में खलबली मच गई है। दर्शकों, शर्लॉक होम्स ने कहा था कि किसी भी चीज से अंधविश्वास, नाटक और अराजकता को हटा दो तो बचता है बेजान तत्व। ऐसा ही कुछ आपके साथ भी है और आम आदमी पार्टी के नेता सिर्फ हंगामा करने में विश्वास करते हैं और राजनीति भी उनकी अंधविश्वास, नाटक और अराजकता पर ही चलती है। कैसे, बताते हैं आपको इस खबर से जुड़ी सारी डिटेल्स। दर्शकों, आम आदमी पार्टी की राजनीति का अंधविश्वास ये है कि उनका साथ जो छोड़कर आएगा उनकी राजनीति खराब हो जाएगी। नाटक ये है कि वो देश की सबसे ईमानदार पार्टी है और अराजकता ये है कि वो ऐसा बताते हैं कि वो हमेशा जनता के हितों के साथ खड़े हैं। आखिर कैसे शर्लॉक होम्स के अंधविश्वास वाली बात को आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सही साबित कर दिया, जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने पर राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोमवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को एक वरदान हासिल है, जो पार्टी को छोड़कर जाएगा वो राजनीतिक रूप से बर्बाद हो जाएगा। एमसीडी में चुनाव के बाद इन्हें भी किनारे कर दिया जाएगा। इसके अलावा संजय सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी ने 7 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। हम वहां चुनाव लड़ेंगे। वहीं यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए ये न्यू पेंशन स्कीम से भी ज्यादा खराब है। दूसरी तरफ संजय सिंह ने दिल्ली में पेड़ों की कटाई पर उपराज्यपाल विनय सक्सेना और बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एलजी विनय कुमार सक्सेना दिल्ली को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ये जीवनदायक पेड़ों को कटवा रहे हैं। एलजी ने 1100 पेड़ कटवा दिए, लेकिन बीजेपी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। इसमें एलजी के साथ भारतीय जनता पार्टी भी पूरी तरह से शामिल है। संजय सिंह ने कहा कि सड़क चौड़ा करने के लिए फार्म हाउस की जमीन का अधिग्रहण होना था, लेकिन उसे बचाने के लिए एलजी ने 1100 पेड़ कटवा दिए। पेड़ काटने वाले ठेकेदार ने सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र देकर बताया है कि पेड़ काटने का आदेश एलजी और दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से आया था। दिल्ली में 1100 पेड़ों की अवैध कटाई पर दिल्ली के एलजी पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं। उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। आम आदमी पार्टी के 5 एमसीडी पार्षद बीजेपी में शामिल होने का ऐलान कर चुके हैं। इसमें नरेला जोन से 2 और सेंट्रल जोन से पार्षद हैं। आम आदमी पार्टी के 5 पार्षदों के पाला बदलने से बीजेपी को निगम में 12 जोन में से कुल 7 जोन में बहुमत मिल गया है। इससे एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जीतने में बीजेपी को मदद मिलेगी। यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के नेता तिलमिलाए हुए हैं। दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होना है। ऐसे में जिस तरह से आम आदमी पार्टी में भगदड़ मची हुई है, उससे पार्टी के लिए सत्ता में वापसी करना मुश्किल हो सकता है। आम आदमी पार्टी की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। सीबीआई एक के बाद एक खुलासे कर रही है, जिससे कोर्ट भी हैरान है। दोस्तों, दिल्ली के शराब घोटाले के मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत बिल्कुल नहीं मिल पा रही है।
दर्शकों, समझने की जरूरत है कि किसी भी हाल में दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के जाल से बच नहीं पा रहे हैं। दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने एक बार कहा था कि जी, हम देश के कट्टर ईमानदार लोग हैं, हम सिर्फ लोगों के राजनीतिक उत्थान के लिए आए हैं। लेकिन दर्शकों, देखते ही देखते केजरीवाल साहब अपने उत्थान में ही लग गए थे, लेकिन उनके भ्रष्टाचार का खेल जल्द ही खत्म हो गया और वो तिहाड़ जेल पहुंच गए। दरअसल दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। सुनवाई में अरविंद केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल से पेश किया गया। इस मामले की अगली सुनवाई 3 सितंबर को की जाएगी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कहा कि अरविंद केजरीवाल के मीडिया मैनेजर ने साउथ ग्रुप के साथ बातचीत की। साउथ ग्रुप से पैसा इकट्ठा कर गोवा चुनाव में आपके फंड में लगाया गया। इसके साथ ही सीबीआई के वकील ने कहा कि केजरीवाल ने गोवा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों से मुलाकात की और उन्हें वित्तीय सहायता देने का आश्वासन दिया। वकील ने कहा कि इस बात के पक्के सबूत हैं कि पैसा साउथ ग्रुप से इकट्ठा किया गया था। गोवा विधानसभा लड़ रहे हर उम्मीदवार को 90 लाख रुपए देने का वादा किया गया था। इस मामले में सह आरोपी विनोद चौहान ने के कविता के पीए के साथ कोऑर्डिनेट किया था। सीबीआई ने यह भी कहा कि दुर्गेश पाठक गोवा चुनाव के प्रभारी थे। गोवा चुनाव में सारा पैसा दुर्गेश पाठक के निर्देश पर खर्च किया गया था। वे दिल्ली से विधायक हैं। इसी बीच अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट से लंच करने की अनुमति मांगते हुए कहा कि उनका ब्लड शुगर कम हो रहा है। कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को सुनवाई में लंच करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हटने की परमिशन दे दी। सुनवाई में सीबीआई के वकील ने कहा कि चड्ढा ने महादेव लिकर को बंद करने के लिए दबाव डाला। सबूत के तौर पर व्हाट्सएप और कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। वकील ने आगे कहा कि पंजाब में आपकी जीत के बाद अमित अरोड़ा ने लोगों को महादेव लिकर के लिए रिश्वत देने का निर्देश दिया। अमित अरोड़ा आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहा था। सीबीआई के वकील ने कहा कि आम आदमी पार्टी के गोवा चुनावों के लिए फंड के लिए पंजाब और साउथ ग्रुप अलग अलग व्यापारियों से पैसा लिया गया। 11 मई को अमित अरोड़ा ने देर रात एक रेस्टोरेंट में पुनीत से मुलाकात की और धमकी दी कि महादेव लिकर दिल्ली में सरेंडर लेटर जमा कर दे और नियम शर्तें तय कर ले। अमित अरोड़ा ने अपने फोन में बिग बॉस नाम से अपने भाई दिनेश अरोड़ा का नाम सेव कर रखा था। इसके 1 घंटे के अंदर ही फैक्ट्री बंद करने के लिए पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट से कारण बताओ नोटिस मिल गया। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को 26 जून को गिरफ्तार किया था, लेकिन वो 29 जून तक सीबीआई रिमांड पर थे। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।